बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, जो कि आर्टिकल 4 से 12 कानून शहादत ऑर्डर 1984 में मौजूद है। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। ओके जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिविलेज? प्रिविलेज आम ज़बान में देखा जाए तो ये होता है कि जहाँ पर एक चीज़ वो सब लोगों के ऊपर ऑब्लिगेटरी है, या कुछ एक सर्टेन रूल्स हैं जो सब लोगों को फॉलो करने हैं, लेकिन उस बंदे के लिए वो फॉलो करना लाजमी नहीं होगा जिसको प्रिविलेज हासिल है, या जिसको हम कहेंगे कि वो प्रिविलेज्ड है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। कहते हैं, इन रिलेशन टू एविडेंस प्रिविलेज मींस अ राइट और ड्यूटी टू रिफ्यूज टू डिस्क्लोज अ फैक्ट। यानी कि एक बंदे के पास एक राइट हो या फिर उसकी ड्यूटी हो कि वो कोई एक सर्टेन फैक्ट डिस्क्लोज करने से रिफ्यूज कर देगा। बेसिकली बात ये है कि एविडेंस देना, एविडेंस प्रोक्योर करना, ये हर एक, आप कह लें कि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर एक बंदे के ऊपर। ठीक है। और जो भी लोग हैं वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई हैं, और इसके अलावा अगर वो कोई एविडेंस है तो वो उनको देना भी चाहिए। अगर कोई कोर्ट उनसे क्वेश्चन पूछती है तो उस क्वेश्चन का आंसर करने के वो पाबंद होंगे। ये बेसिकली जनरल प्रिंसिपल है। लेकिन जहां पर हम प्रिविलेज की बात करते हैं तो वहां पर एक बंदे का ऐसा राइट आ जाएगा जब वो उसकी पर्सनल प्रिविलेज की हम बात करेंगे, जैसे कि कोई जज मैजिस्ट्रेट है, या फिर कोई अगर मैरिड पर्सन है, या फिर जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के अंदर एक सिचुएशन आ जाती है। ठीक है। या फिर हम ड्यूटी की बात करते हैं तो ड्यूटी के अंदर सर्टेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, उसके अलावा जो है वो जहां पर स्टेट सीक्रेट की बात होगी तो वहां पर ड्यूटी है, एक बंदा क्या करेगा कि वो रिफ्यूज करेगा कोई भी फैक्ट डिस्क्लोज करने से। तो कहते हैं, अ प्रिविलेज मे परमिट और रिक्वायर अ विटनेस टू डिक्लाइन टू आंसर अ क्वेश्चन और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट एट द हियरिंग। तो सिंपल सी बात इसमें आ गई कि जहां पर भी कोई हियरिंग हो रही है किसी केस की, और वहां पर जिस बंदे के पास प्रिविलेज होगा वो बंदा किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर सकता है, और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से इनकार कर सकता है। अब ये किन सिचुएशंस में होगा ये हम आगे चल के देखेंगे। आगे कहते हैं, और मे परमिट और रिक्वायर अ पार्टी टू डिक्लाइन टू एन इंटेरोगेशन। ठीक है। तो वहां पर कुछ जगहों पर ऑप्शन होगा जैसे हमने पहले पढ़ा। ठीक है। और बाज जगह पर वो पार्टी रिक्वायर्ड होगी, यानी कि लाजमी होगा कि वो डिक्लाइन करे टू एन इंटेरोगेशन, किसी भी सवाल का जवाब देने से, और टू डिस्क्लोज अ डॉक्यूमेंट बिफोर ट्रायल। ठीक है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने से वो इनकार कर दे। तो अब हम चलते हैं कि किन सिचुएशंस में ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कम्युनिकेशन है प्रिविलेज, उसके अंदर जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स शामिल हैं। कहते हैं, नो जज और मैजिस्ट्रेट शेल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट be compelled to answer any questions as to his own conduct in court as judge or magistrate, or as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate। तो इसमें कहते हैं, सबसे पहली बात उन्होंने ये कह दी कि कोई भी जज या मैजिस्ट्रेट, ठीक है, शेल बी कंपेल्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन, उसको किसी भी सवाल का जवाब लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कौन सा सवाल? एज टू हिज ऑन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मैजिस्ट्रेट। पहली चीज कि अगर कोई सवाल किया जाता है उसके कंडक्ट के हवाले से कि कोर्ट में उसका कंडक्ट कैसा है। ठीक है। और as to anything which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, या उस तरह से एक्ट करते हुए कोई चीज उसके नॉलेज में आती है, इसके हवाले से भी कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कब किया जा सकता है? एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। लेकिन अगर कोई स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ऑर्डर इशू करती है कोई सुपीरियर कोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, फिर वो जवाब देने का पाबंद होगा। बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस वाइल्स्ट ही वाज सो एक्टिंग। ठीक है। जैसे अगर उसके सामने कोई कत्ल हो जाता है, उसके हवाले से उससे पूछा जा सकता है, एज अ विटनेस भी वो पेश हो सकता है, एग्जामिन उसको किया जा सकता है ऐसी किसी सिचुएशन में। इलिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कहते हैं, ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस।
says that a deposition was improperly taken by B, the magistrate. ए एक एक्यूज्ड पर्सन है, उसका ट्रायल हो रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में, वो कहता है कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब ने मेरी डेपोजिशन, मेरी स्टेटमेंट वो प्रॉपरली नहीं ली थी, लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया था. बी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर क्वेश्चंस एज टू दिस. अब बी जो मैजिस्ट्रेट है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो आंसर करे किसी भी क्वेश्चन का इससे रिलेटेड, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर कोर्ट. लेकिन सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर पर ऐसा हो सकता है. देन कहते हैं ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस ऑफ हैविंग गिवन फॉल्स एविडेंस बिफोर बी, अ मैजिस्ट्रेट. ए के ऊपर ये इल्जाम है कि उसने क्या किया है जी, मैजिस्ट्रेट के सामने फॉल्स एविडेंस दिया है. बी कैन नॉट बी आस्क्ड व्हाट ए सेड. अब मैजिस्ट्रेट से नहीं पूछा जाएगा कि भाई उसने क्या एविडेंस दिया क्या नहीं दिया, एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट. लेकिन सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर होगा तो. लेकिन जो जजेस और मैजिस्ट्रेट्स वगैरह हैं, दे आर सेक्रेट, कोर्ट्स एक सेक्रेट इंस्टीट्यूशंस में शुमार होती है, तो इनकी एक खास इंटेग्रिटी होती है, उसको हम जरा जरा सी बात पे हार्म नहीं कर सकते. इसी तरीके से ए इज एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू मर्डर अ पुलिस ऑफिसर whilst on his trial before B, a sessions judge. B may be examined as to what occurred. अब ए का ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में कि उसने क्या किया था जी, मैजिस्ट्रेट के सामने एक पुलिस वाले को कत्ल करने की कोशिश की. ठीक है, अब चूंकि उसके सामने ये ट्रांजैक्शन हुई, वो उसका विटनेस है और उसकी एविडेंस को वैल्यू किया जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से एज विटनेस वो उस केस के अंदर पेश हो सकता है. मॉरली ये बेहतर नहीं है कि मैजिस्ट्रेट साहब जिनके सामने कत्ल हुआ है वो ट्रायल भी खुद करे. ठीक है, वरना फिर वो ट्रायल प्रेजुडिस्ड होगा. आगे चलते हैं. कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज. कहते हैं जी, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married. ठीक है जी, इसके अंदर उन्होंने ये कह दिया कि लेट्स से कि अगर दो लोगों की आपस में शादी हुई है और वो मैरिज अभी इंटैक्ट है, ठीक है, तो उनमें से कोई एक बंदा किसी भी कोर्ट के सामने उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो आंसर करे उसके स्पाउस ने मैरिज के दौरान जो भी उससे कहा है. ठीक है, वो उनकी प्रिविलेज्ड सीक्रेट कम्युनिकेशन है. ठीक है, उनसे उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि भाई आप बताएं आपके शोहर ने, आपकी बीवी ने आपसे क्या कहा था. ठीक है, और अब यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो अभी मैरिज उनकी इंटैक्ट है तब भी ये आर्टिकल अप्लाई होगा, और उनकी मैरिज थी लेकिन अब खत्म हो गई है, तो ये नहीं है कि मैरिज के बाद उनको, मैरिज खत्म होने के बाद उनको इजाजत मिल जाएगी कि वो एक दूसरे के खिलाफ आकर बातें करें और उस कम्युनिकेशन को वो लीक करें. ठीक है, अगर मैरिज खत्म हो गई हुई है तब भी ये आर्टिकल अप्लाई होगा. नॉर शैल ही बी परमिटेड टू डिस्क्लोज any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents. अब जो कम्युनिकेशन करने वाला है अगर वो खुद इजाजत दे देता है कि भाई आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो फिर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा. अब यहाँ पर एक्सेप्शंस आ गई कि किन केसेस में आर्टिकल अप्लाई नहीं होता. एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्संस. ठीक है, अब सूट मैरिड पर्संस के दरमियान ही है, ठीक है, रिलेटेड टू मैरिज है, तो उसमें तो आप वही बातें करेंगे ना. देखें, अगर एक औरत आ जाती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए, वो तो सारी बातें बताएगी, जो भी गलत बातें उसका हस्बैंड करता रहा ड्यूरिंग द मैरिज. अब यहाँ पर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि केस का मुद्दा ही, ठीक है, आपका पूरा केस ही यही है कि मैरिज के दौरान क्या क्या बातें होती रही हैं, तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा. इसी तरीके से, और प्रोसीडिंग्स इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर. सिंपल सी बात है, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ कोई जुर्म के मुर्तकिब होते हैं और उनमें से किसी एक बंदे का ट्रायल हो रहा है, तो डेफिनेटली दूसरे बंदा कोई भी चीज कह सकता है, कोई भी कम्युनिकेशन जो भी उनके दरमियान हुई वो कही जा सकती है. अब शोहर ये कहे जी कि जुर्म करने के बाद कि भाई उसने कहा भी था कि भाई मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ठीक है, और बाद में जो है वो जान से मारने की कोशिश भी करता है, तो फिर अब ये नहीं है कि वो कहना शुरू कर देगा नहीं जी ये तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है. ठीक है, तो इन केसेस में वो अप्लाई नहीं होगा. अब है जी एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट. कहते हैं
No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records. किसी भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से कोई भी एविडेंस डिराइव करके नहीं दिया जा सकता, उसको ऑब्टेन करके जबरदस्ती हासिल करके एविडेंस नहीं दिया जा सकता। किस चीज का? अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी जहां पर गवर्नमेंट की, स्टेट की इंटेंशन यही थी कि इसको हम रिकॉर्ड पे पब्लिक के सामने नहीं लेकर आएंगे, इसको हमने छुपाना है, ठीक है। रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट, क्योंकि उसमें अफेयर्स ऑफ स्टेट मुलविस हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो मैटर है वो पब्लिक पॉलिसी का होगा, वो मैटर होगा ग्रेटर गुड का, ठीक है। हो सकता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो उससे हमारे मुल्क को, उसकी सालमियत को, हमारी इकोनॉमी को, या किसी भी स्टेट अफेयर को जो कि पब्लिकली इंपॉर्टेंट है, उसको कोई ना कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। तो उस नुकसान से बचने के लिए यहाँ पर जो अफेयर्स ऑफ स्टेट हैं उनके हवाले से एविडेंस नहीं दिया जा सकता अगर वो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है तो, ठीक है। कहते हैं एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। अब जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो एविडेंस है, उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर परमिट कर देता है तो फिर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। हु शैल गिव और विदहोल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट। और यहाँ पर जो डिस्क्रेशन है वो भी उसी की है, अगर वो बेहतर समझता है तो फिर वो परमिशन नहीं देगा, बेहतर समझता है तो वो परमिशन दे देगा। तो ये उसका सवाबदीदी डिस्क्रेशनरी पावर है। कहते हैं जी, in this article, official records relating to the affairs of state includes documents concerning industrial or commercial activities carried on directly or indirectly by the federal government or a provincial government or any statutory body or corporation or company set up or controlled by such government. सिंपल सी बात है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द अफेयर्स, उनके अंदर ये चीजें भी शामिल होंगी। कौन सी चीजें? इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटीज जिनको फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉरपोरेशन या कंपनी इन गवर्नमेंट्स ने बनाई है, वो भी इसमें शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर ये चीजें इंक्लूड करती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन के अंदर चीजें इन्होंने लिखी हैं, दे आर नॉट एग्जॉस्टिव, इसके अलावा भी कोई चीजें हैं तो वो भी उसके अंदर शामिल हो जाएंगी, और ये भी इसके अंदर शामिल है फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, उन्होंने कहा। उसके बाद 7 है जी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 6 में और 7 में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि वहां पर हमने देखा कि एविडेंस डिराइव करके नहीं दिया जा सकता, किस चीज में से? फ्रॉम दी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जबकि यहां पर कहता है नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन। वहां पर जो लैंग्वेज थी वो नो वन की थी, कोई भी नहीं डिराइव करके दे सकता। यहाँ पर जो इन्होंने कदगन लगाई है या फिर ऑप्शन दिया है वो पब्लिक ऑफिसर का है। नो पब्लिक ऑफिसर शेल बी कंपेल्ड, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी अपने ऑप्शन से वो देना चाहे तो दे दे, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस, सॉरी, टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशंस मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, यानी उसके ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में अगर कोई इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाई गई, कोई कम्युनिकेशन की गई, तो वो कॉन्फिडेंशियल होगी, क्लासिफाइड होगी, उसके हवाले से बात नहीं की जाएगी, ना ही उसको मजबूर किया जाएगा कि वो एविडेंस दे। When he considers that the public interests would suffer by the disclosure, ठीक है। और अगर वही वाली बात कि अगर ये लगता है कि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं वो सफर होंगे, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचेगा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में पब्लिक ऑफिसर भी उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। एक्सप्लेनेशन इसकी भी सेम है जो हमने आर्टिकल 7 में देखी है, सेम वही एक्सप्लेनेशन, सॉरी आर्टिकल 6 में देखी है, वही एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अब हम चलते हैं जी आर्टिकल 8 की तरफ, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस। नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से whence he got any information to the commission of any offense, and no revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to commission of any offense against public revenue। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर जहाँ पर किसी भी ऑफेंस की कमीशन की उनको नॉलेज मिलता है, तो उनको कंपेल नहीं किया जा सकता
कि वो इंफॉर्मेशन उनको कब मिली, कैसे मिली, अपने सोर्स को डिस्क्लोज करने के पाबंद नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा पुलिस वाले अपने सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उसमें ये हो सकता है कि अगर वो डिस्क्लोज करे तो जो बंदा इंफॉर्मेशन देने वाला है, तो बाज औकात ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें बहुत खतरनाक लोग शामिल होते हैं, मुलविस होते हैं, तो फिर उनकी जान को भी खदशा हो सकता है। तो इस वजह से मैजिस्ट्रेट भी कंपेल नहीं किया जा सकता, पुलिस वाले को भी कंपेल नहीं किया जा सकता, रेवेन्यू ऑफिसर को भी। अगर वो खुद अपनी मर्जी से डिस्क्लोज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब है जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉयर्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस। प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस में वो कहते हैं नो एडवोकेट शेल एट एनी टाइम बी परमिटेड unless with his clients express consent to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such advocate by or on behalf of his client। ठीक है जी, कहते हैं कि कोई भी एडवोकेट एट एनी टाइम बी परमिटेड, यानी कि यहाँ पर एडवोकेट का ऑप्शन नहीं है बल्कि उसके लिए लाजमी है कि वो कोई भी कम्युनिकेशन जो उसके क्लाइंट ने उसके साथ की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज एडवोकेट, वो उसको लीक करे, वो कहीं पर भी जाके उसका एविडेंस दे। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? अनलेस विद हिज क्लाइंट्स एक्सप्रेस कॉन्सेंट। अगर वो क्लाइंट एक्सप्रेस कॉन्सेंट देता है, मर्जी उसकी शामिल है, तो फिर ऐसा किया जा सकता है। ठीक है जी। आगे कहते हैं और टू दिस और टू स्टेट द कंटेंट्स और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment। देखिए बात ये है कि एडवोकेट्स का और क्लाइंट का रिश्ता बड़ा सेंसिटिव होता है, हसास होता है, तो उनको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे इवन के जो क्लाइंट्स की प्राइवेट पिक्चर्स या फिर उनके जो मैसेजेस हैं, बास केसेस में वो भी रेलेवेंट होते हैं, वो भी वुकला तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीजों की वुकला हजरात ने हिफाजत करनी है। तो उस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई भी चीज ऐसी आती है तो उसको वो लाजमी तौर पर प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, और उसको किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में कहता है और टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस गिवन बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। तो कोई एडवाइस भी अगर उसने दी है तो वो भी उसको छुपाने का पाबंद है और वो भी उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा उसकी मर्जी के बगैर। Provided that nothing in this article shall protect from disclosure। दो चीजें यहाँ पर डिस्क्लोजर से प्रोटेक्टेड नहीं है। नंबर वन, एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। कोई भी कम्युनिकेशन जो कि किसी भी इलीगल पर्पस के लिए की गई हो, ठीक है। नंबर दो पे वो कहता है एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड बाय एनी एडवोकेट इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच शोइंग that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment, whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है कि जब वो क्लाइंट आया तो उसने झूठ बोला, उसने कहा कि जी मैं सच्चा हूं, दूसरी पार्टी झूठी है। लेकिन बाद में जब वो केस कर रहे थे एडवोकेट साहब, तो उनको पता चला कि नहीं भी इस बंदे ने तो क्राइम कमिट किया हुआ है, या ये तो फ्रॉड कमिट करके आया हुआ है, इसने तो झूठ बोला है मेरे साथ। ठीक है। तो उसके बाद अगर वो चाहे तो फिर ये इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर सकता है। ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोटेक्शन हासिल है या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कदगन है, वो सिर्फ उस सिचुएशन में होगी जहां पर वो क्लाइंट लॉफुल काम के लिए आया हुआ है और वो खुद भी उसने लॉफुल काम किया हुआ है। अगर तो इलीगल है वो, या उसने क्राइम कमिट किया हुआ है या फ्रॉड कमिट किया, तो वहां पर एडवोकेट बाउंड नहीं होगा। अब लास्ट में एक्सप्लेनेशन गिवन है, उसमें कहते हैं द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड। वेरी इंपॉर्टेंटली कि ये नहीं है कि अगर जी मैं कहूंगा कि ये तो पहले मेरा क्लाइंट था, अब तो ये मेरा क्लाइंट नहीं रहा, तो मैं फिर इसकी जो कम्युनिकेशन इसने मेरे साथ की थी वो मैं डिस्क्लोज करने का मजाज हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। नो, चाहे आप अभी उसके वकील हैं या आप अभी उसके वकील नहीं भी हैं, वो आपका एक्स क्लाइंट है, फिर भी ये आर्टिकल यहाँ पर अप्लाई होगा।
इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले ए में कहते हैं अ क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट, आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ अ फोर्ज्ड डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सू। The communication being made in furtherance of a criminal purpose is not protected from disclosure. तो यहाँ पर अब वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स्ड डीड के ऊपर वो केस करवाना चाह रहा है, तो यहाँ पर ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं होगी और ये प्रोटेक्टेड नहीं होगी। बी में कहते हैं ए बीइंग चार्ज्ड विद एम्बेजलमेंट रिटेन्स बी एन एडवोकेट टू डिफेंड हिम। In the course of the proceedings, B observes that an entry has been made in A's account book charging A with sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment. This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceedings, it is not protected from disclosure. तो अगेन वही सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर एम्बेजलमेंट का चार्ज है, ठीक है, और एक एंट्री जो कि पहले मौजूद नहीं थी, क्लाइंट क्या करता है कि बाद में वो एंट्री करता है उस बुक में, ठीक है, फ्रॉड कमिट करता है, तो ये सिचुएशन भी प्रोटेक्टेड नहीं होगी। आर्टिकल 10 में ये लिखा हुआ है कि जो चीजें भी हमने 9 में पढ़ी हैं वो उनके जो मुंशी हजरात हैं, जो क्लर्क्स हैं, जो स्टाफ है, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है और वो लोग भी अबाइड बाय करेंगे और किसी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। 11 पर है जी प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहते हैं if any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in article 9। पहली बात कि अगर कोई पार्टी टू द सूट वो एविडेंस देती है अपने इंस्टेंस पे या वैसे वो एविडेंस देती है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं दिया जाएगा कि वकील को भी उसने ये इजाजत दे दी है कि वो डिस्क्लोज कर दे जो भी उनकी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन हुई है। वो गवाह के तौर पर जा रहा है, उसका अपना ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन इससे वकील को ये इजाजत नहीं मिलती कि वो उसकी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। इसी तरीके से if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters which but for such question he would not be at liberty to disclose। इसका ये मतलब है कि अगर वो पार्टी खुद किसी एडवोकेट को बुला लेती है जिसके साथ उसने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की हुई है, विटनेस के तौर पर बुला लेती है, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocate on matters। ठीक है, कहता है कि अब कॉन्सेंट उसकी तब समझी जाएगी, ठीक है, ये समझा जाएगा कि उसने डिस्क्लोजर के लिए कॉन्सेंट सिर्फ उस हद तक दी है कि जिस हद तक वो उन मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर उसने 5 बातें कही प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में, 2 बातों के हवाले से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन्हीं 2 बातों के हवाले से समझा जाएगा कि उसने कॉन्सेंट दी है। बाकी जो बातें हैं वो अगेन लॉयर एट लिबर्टी नहीं होगा कि वो बाकी 3 बातों को भी डिस्क्लोज करना शुरू कर दे। तो बेसिकली ये 2 चीजें इस आर्टिकल 11 में मौजूद हैं। लास्ट हमारे पास है उसी तरीके से आर्टिकल कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर्स। इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। नो वन शेल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू द कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल पावर्स और ज्यूरिस्डिक्शन। कोई भी बंदा कंपेल नहीं किया जा सकता, ठीक है, कि वो किसी कोर्ट, किसी ट्राइब्यूनल या किसी भी ऐसी क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने वो पेश हो रहा है और उसको कंपेल किया जाए। क्या चीज? एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड हिज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर। कोई भी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो कि उसके और उसके लीगल एडवाइजर के दरमियान मौजूद है, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस। ठीक है, लेकिन अगर वो अपने आप को एज अ विटनेस पेश करेगा तो फिर ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा।
in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. अब यहाँ पर वो कहता है कि वहां पर भी क्या होगा कि जो उसको कंपेल किया जा सकता है to disclose any such communications as may appear to the court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given but no others. यानी यहाँ पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सिर्फ अगर उसने पहले से कोई एविडेंस दिया हुआ है, उसके हवाले से कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी, उसके हवाले से वो क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है, और फिर वो जो कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज की जा सकती हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। नासिर।